ये संसार और ये पूरा जग और ये दुनिया, ये सब कुछ चलती हैं कहा जाता है उस ब्रह्मांड से जहां पर ग्रहों की चाल और नक्षत्रों का हाल हमें बताता है कि भविष्य क्या होगा, और उसका दर्पण हमारे सामने रखते हैं ज्योतिर्विद ज्योतिषाचार्य। आज एमपी न्यूज पर हम करने वाले हैं चुनाव 2024 की अब तक की सबसे बड़ी भविष्यवाणी को रिकॉर्ड। जी हां, हमारे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद हैं स्वामी प्रवीणानंद जी, पंडित प्रवीण शर्मा जी। डॉक्टरेट भी है और इस उपाधि के साथ साथ उन्होंने अब तक जितनी भविष्यवाणियां की हैं, खास तौर पर राजनीतिक तस्वीर को खींचने की जो भविष्यवाणियां रही हैं, वो बिल्कुल सटीक और सही साबित हुई हैं। बात 2018 की कर लें, जब मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार गिर सकती है, अस्थिर होगी, ऐसी भविष्यवाणी करी है स्वामी प्रवीणानंद जी। उसके बाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी खाएगी मात और यूपी में योगी यानी कि बाबा की सरकार काबिज होगी, ऐसी तमाम भविष्यवाणियां वो कर चुके हैं। और राजनीति की दशा और दिशा चुनाव नतीजों से पहले ही जनता जनार्दन को बता चुके हैं। जन के मन की बात को भी पढ़ लेते हैं और जनमत की दिशा क्या है वो दिशा भी सांकेतिक रूप से सभी को बता देते हैं। आज फिर वो एमपी न्यूज के स्टूडियो में हाजिर हैं आप तमाम दर्शकों से रूबरू होने के लिए, और करेंगे वो मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों से लेकर पूरे देश की लोकसभा सीटों का चुनावी विश्लेषण, और बताएंगे क्या है चुनावी भविष्यवाणी, किसकी बनने वाली है सरकार, क्या अब की बार 400 पार का नारा होगा साकार या कांग्रेस पार्टी को हाथ से मिलेगा सहारा। पूरी भविष्यवाणियां सुनेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे राज्यवार कि किस तरह से उनको लगता है कि ग्रहों की चाल और नक्षत्रों का हाल उन्हें पहले ही बता देता है कि किसकी होने वाली है बल्ले बल्ले और कौन जाने वाला है जनता से दूर। तो सबसे पहले कर देते हैं स्वागत, क्योंकि चुनावी भविष्यवाणियां कर रहे हैं स्वामी प्रवीणानंद जी। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हर बार की तरह एमपी न्यूज की पूरी एडिटोरियल टीम की तरफ से। धन्यवाद जी। मनस्य एक वचस्य एक कर्मस्य एक महात्मना मनस्य यत्र वचस्य यत्र कर्मण यत्र दुरात्मना। महाराज जी, बहुत सुंदर आपने मंत्र तो सुना दिया चुनावी भविष्यवाणियों से ठीक पहले, लेकिन इस मंत्र का भावार्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है, जरा हमारे जिज्ञासु दर्शकों को इसका भी अर्थ बता दीजिए। ये सत्य और सनातन जो धर्म है जी, ये प्रेरणा मंत्र है जी। हिंदू धर्म मतलब सनातन धर्म क्या कहता है, हमारे वेद कहते हैं जी, मनस्य एकः वचस्य एकः जी, कर्मस्य एकः महात्मना। जी, 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 आपके जो मन में हो बिल्कुल वही आपके वचनों में होना चाहिए, क्या बात है। और जो आपके वचनों में है वही आपके कर्म में होना चाहिए, वही धर्मात्मा की पहचान है। बहुत सुंदर। और मनस्य यत्रः वचस्य यत्रः कर्मण यत्रः दुरात्मना। आपके मन में कुछ हो, आपके वचन में कुछ हो और आपके कर्म में कुछ हो तो वो दुरात्मा और पापी की पहचान है। वाह वाह, तो चलिए यही एक महात्मा की पहचान होती है कि जो उनके मन में यानी कि जो उनके हृदय में होता है वही उनके वचनों में होता है, और जो वचनों में होता है वही उनके कर्मों में भी होता है। शायद इसीलिए वो साधु, महात्मा, सन्यासी, तपस्वी इन तमाम उपाधियों से जो है नवाजे जाते हैं। स्वामी प्रवीणानंद जी राजनीतिक विश्लेषक नहीं बल्कि राजनीतिक पंडित हैं, और बता देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन्म कुंडली से लेकर कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी की जन्म कुंडली में कितना है दम। इस बार क्या भाजपा 400 पार करेगी या फिर कांग्रेस इंडी अलायंस के सहारे सत्ता में वापसी करेगी, यह है एक बड़ी पहेली। और यहां पर आज यानी कि 1 जून की तारीख को जब एग्जिट पोल के तमाम आंकड़े तमाम न्यूज चैनल्स की भीड़ में प्रसारित और प्रचारित किए जा रहे हैं, उस बीच में चुनावी भविष्यवाणियां कर रहे हैं यहां पर स्वामी प्रवीणानंद जी। कुछ ही घंटों का वक्त बाकी है जब 4 जून की तारीख को साफ हो जाएगी चुनावी तस्वीर और आंकड़ा भी पता लग जाएगा कि ऊंट किस करवट बैठने वाला है। उससे पहले ही आज हम आपको बता देंगे कि चुनावी भविष्यवाणियां क्या संकेत दे रही हैं। क्या मोदी जी की होगी बल्ले बल्ले या राहुल करेंगे वापसी। तो स्वामी जी, सबसे पहले आपकी भविष्यवाणियां अब तक बिल्कुल सटीक बैठती आई हैं। आपने जब यूपी विधानसभा चुनाव थे तभी आपने कह दिया था कि अगली बार 400 पार बीजेपी एक नारा देने वाली है, वो नारा भी बन गया।
चलिए, बहुत बड़ी बात है। कहीं ऐसा तो नहीं आपकी और भारतीय जनता पार्टी का कोई मिलाव है या जुड़ाव है और वो नारे आप ही बनाते हैं, शायद यहाँ से वो जाकर उन तक पहुंच जाते हैं। और आपने कहा था कि 385 का एक जादुई आंकड़ा है जो बीजेपी जिसको भी पार करके 400 लेकर के आएगी। आज भविष्यवाणियां कर दीजिए कि क्या होने वाला है, ये सब जानने के लिए उत्सुक हैं। हमने जी आपके इसी स्टूडियो में 10 मार्च 2022 को जी जब योगी आदित्यनाथ जी दोबारा मुख्यमंत्री बने थे, जी जी हम उस दिन आए और हमने उसी दिन कहा था कि 385 से ऊपर जी और 425 से नीचे या 425 तक भी जा सकती है, लेकिन 385 से ऊपर ही एनडीए को सीटें मिलेगी। हमने सबसे पहले यदि 400 का नारा दिया था महेंद्र जी, जी 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 तो ये भगवान श्री कृष्ण और महाकाल की कृपा प्रसाद से हमारे ही मुखारबिंद से निकला। बाद में 400 पार का नारा बना था। वाह। तो मैं तो एक बार जो बोल देता हूँ, ईश्वर की कृपा और ज्योतिषी सितारों की गणना के आधार पर, पार्टियों के कुंडलियों के आधार पर बोलता हूँ, ऐसे कोई हवा में नहीं बोला जाता। जी 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 इसीलिए वो एक बार जो बोल देता उस पर मैं टिका रहता हूँ, अडिग रहता हूँ और मैं उससे कभी समझौता नहीं करता। तो मैं आज भी उस पर अडिग हूँ कि 385 से ऊपर सीटें एनडीए को जी और 425 से नीचे सीटें मिलेगी। मैं ये नहीं बोलना चाहता कि 400 से ऊपर नहीं मिलेगी। 100% दावा है कि बिल्कुल 385 से ऊपर और 425 से नीचे एनडीए को बहुमत मिलेगा। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। चलिए, बड़ी बात है। 385 कम से कम और 425 ज्यादा से ज्यादा। आधार क्या है, दर्शक ये भी जानना चाहते हैं, क्योंकि ये शो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के नेता भी देख रहे हैं। वर्तमान में हम ग्रह गोचरों की ही बात करते हैं जी। तो जब जब बृहस्पति की स्थिति वक्रत्व में आए हैं जी और शनि 100 राशि आए, तब तक बीजेपी के कमल बड़ा तेजी से खिला है। ओके। और वर्तमान में ही ऐसी ही स्थिति बन रही है। पश्चिम दिशा के राजा जी शनि जी अपनी 100 राशि कुंभ राशि जो कि स्थिर राशि है और मूल त्रिकोण की राशि भी है, उसी में संचरण कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी के कर्म और भाग्य भाव के स्थानाधिपति है। जी 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 तो उन्हें, और वही अभी हमारे मुख्य बीजेपी के लीडर है, और जिधर प्रतिनिधित्व उधर हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं, उनकी कुंडली में राहु और चंद्रमा दोनों ही पीड़ित है। और राहुल गांधी जी की कुंडली में द्वितीय स्थान में राहु का होना ही अच्छा नहीं है। तो वर्तमान में शनि और जो बृहस्पति का जो गठजोड़ बन रहा है, बृहस्पति भी अभी वक्री चल रहे हैं बिल्कुल, और बृहस्पति का वृषभ राशि में संचरण करना जो कि शुक्र की राशि है, और शुक्र और शनि दोनों मित्र हैं जी। और दोनों ही स्थिर राशि में भी चल रहे हैं। बृहस्पति का वृषभ राशि शुक्र की स्थिर राशि में चलना और शनि का स्वयं की कुंभ राशि में स्थिर राशि में होना, और दोनों ही दूसरे और 11वें का संबंध बन रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की कुंडली में जो कि अटल बिहारी वाजपेयी ने जब उनका निर्माण किया था, उस समय के आधार पर तीसरा और 10वें भाव के दोनों स्वामी बन रहे और दोनों ही अपनी अच्छी स्थिति में होने से प्रचंड बहुमत इनको प्राप्त होगा। रहा सवाल मंगल और राहु की युति अभी चल रही है, और मंगल दक्षिण का स्वामी होता है जी जी जी। और दक्षिण का स्वामी होने से नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में वृश्चिक राशि बन रही, उनके स्वामी मंगल है और मंगल ही दक्षिण के स्वामी है, और वहां पर राहु का ग्रहण लगना मतलब दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी को बहुत कम सीटें मिलेगी। मतलब दक्षिण से बीजेपी मात खाने वाली है। बिल्कुल मात खाने वाली है, लेकिन उसकी भरपाई कहीं पश्चिम बंगाल, आसाम, हरियाणा और इन क्षेत्रों से होगी। लेकिन दक्षिण भारत में बीजेपी को इसलिए कम सीटें मिलेगी कि मंगल वहां के अधिपति और राहु से ग्रसित है, और हमारे प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी की वृश्चिक राशि है, उसके अधिपति भी मंगल है। तो उनके लगनेश तो बलशाली हो रहे हैं, लेकिन चंद्रमा से चंद्र कुंडली के स्वामी पीड़ित होने से दक्षिण के राज्यों में उन्हें कम सीटें मिलेगी। बड़ी बात है। और एक बात काटो आपकी, केरला में बीजेपी का खाता भी नहीं खुलेगा, जैसे तय है, और जैसे ही हरियाणा में कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। तो इस प्रकार से मेरा मानना है, उसके बाद भी 385 से ऊपर सीटें आप गिन लेना, मैं आपकी इसमें आऊंगा उस दिन। वाह। हरियाणा में कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा और केरल में भारतीय जनता पार्टी का कमल नहीं खिलेगा। बड़ा दावा,
बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हैं स्वामी प्रवीणानंद जी और बता रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी एक बम्पर बहुमत लेकर आ रही है। ये चुनाव नतीजे नहीं है, नोट कर लीजिए जनाब, ये चुनावी भविष्यवाणी है जो कि ग्रहों की चाल और नक्षत्रों के हाल से आप तक पहुंचा रहे हैं स्वामी जी। साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि उसका आधार क्या है, किस ग्रह के वक्री होने से कैसा प्रभाव है और भारतीय जनता पार्टी की कुंडली में कहां कौन सा ग्रह विराजमान है उसकी गणना भी कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक भाषण सुना है और जो कि इंटरनेट की तरंगों पर खूब वायरल है। उन्होंने कहा है कि 4 जून तक रुक जाइए, अभी जरा मैं चुनाव में व्यस्त हूं, उसके बाद धमाधम 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 काम आने वाला है। तो क्या बड़ा धमाका करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? 4 जून की शाम को तो तय हो जाएगी तस्वीर, बहुमत का आंकड़ा भी होगा। ये प्रधानमंत्री जी धमाधम 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 काम की तरफ जो इशारा कर रहे हैं, क्या इसकी भी कोई भविष्यवाणी आपने बनाई है? निश्चित तौर पर जी हम आपको बता देना चाहते हैं कि 16 मई 2014 से 3 जून 2024 तक जो नहीं हुआ, 16 मई 2014 से 3 जून 2024 तक आज तक जो नहीं हुआ, उससे कई गुना ज्यादा आने वाले 5 वर्षों में होगा। मतलब बहुत क्रांतिकारी बदलाव आएगा। वैसे ये सनातन का देश है जी, और सनातन जहाँ देश होता है, सनातन जहाँ सनातनी लोग रहते हैं जी, जो ईश्वर पर आस्था रखने वाले और प्राकृतिक चीजों को मानने वाले होते हैं, जो समभाव और वसुदेव कुटुंबकम की विचारधारा वाले होते हैं जी। वहां पर मेरा मानना ऐसा है कि क्रांति नहीं होती, संक्रांति होती है। आपने देखा होगा बाकी देशों में क्रांति होती है, लेकिन हमारे देश में संक्रांति होती है। तो मोदी जी इस देश को आगे ले जाएंगे और बहुत तरीके पर बहुत बड़े बड़े बदलाव आएंगे और ऐसे ऐसे कानून, ऐसे ऐसे नियम आएंगे जो कि जनता ने कभी सोचा नहीं होगा। जनताओं के लिए बहुत बहुत अच्छे कानून आएंगे, तो वहीं दलालों के लिए और भ्रष्टाचारियों के लिए बस बहुत खराब दिन आने वाले हैं, बुरे दिन आने वाले, बहुत बुरे काम करने वालों के बुरे नतीजे होंगे। अच्छा, ये भी बताइए कि जैसे हमने पढ़ा है कहीं कि न्यूमरोलॉजी भी एक बहुत बड़ा ज्योतिष का हिस्सा होता है, पहलू होती है। ये 2024 का जो साल है, ये शनि भगवान का साल है, क्योंकि 8 नंबर है और वो शनिदेव की राशि है। तो क्या एक जस्टिस की भूमिका में, एक न्यायाधीश की भूमिका में भी जो है देश की सत्ता कोई काम करेगी? आपको ऐसा दिखाई देता है? न्याय के क्षेत्र में ही कई कानूनों में बदलाव होंगे। जैसे हम यूसीसी की बात करते हो तो आना ही है, मैं क्या हो तो मैनिफेस्टो में ही है, यूसीसी तो आना ही है, लेकिन बहुत सारे बदलाव जैसे प्रॉपर्टी को लेकर कानून बनेंगे, धन को लेकर और सारे कानून बनेंगे। जैसे अभी जीएसटी और इतना बहुत अच्छा लिया जिससे देश की हमारी आर्थिक स्थिति, हम शायद 5वें नंबर पे अभी हैं और तीसरी महाशक्ति बनाने का दावा कर रहे हैं देश में, बन जाएगी, तीसरी महाशक्ति बन जाएगी और बहुत जल्द बनेगी। तो हमारी आर्थिक स्थिति कैसे हो भारत की और गरीबी से कैसे लोग ऊपर आए, अभी तो बहुत सारे ऊपर आ गए हैं, लेकिन कैसा पूर्ण रूप से, तो उसकी एक भूमिका तैयार होगी और ऐसे ऐसे कानून आएगा जिसमें भ्रष्ट लोगों की रूह कांप जाएगी। अच्छा, एक सवाल और लोगों के मन में है, मुझे लगता है आपके पास इसका समाधान होगा। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये पीओके का जो मुद्दा है, क्या लगता है ये 2024 के बाद हल हो जाएगा? ये जुलाई 2026 में जी पीओके हमारा होगा। ओके, जुलाई 2026 में पीओके हमारा होगा, चाहे 24 में आ जाए, 25 में आ जाए, लेकिन जुलाई मतलब 1 अगस्त 2026 में पीओके पाकिस्तान के पास नहीं होगा। ये लिख लीजिए। ये तारीख ही क्यों? क्या उस दिन कोई खास ग्रहों की युति बनने वाली है? बहुत अच्छा प्रश्न किया। जी, जी, जी। 25 जून 2025 को जी शनि अपनी राशि बदलेंगे। वो शनि बृहस्पति की राशि में जाएंगे जो कि जल तत्व की राशि है, और बृहस्पति की राशि में शनि का संचरण करना और बृहस्पति का मिथुन राशि में संचरण करना, ये दोनों का फिर द्विद्वादश भाव का संबंध बनेगा और त्रिएकादश के संबंध से ये दोनों मंगल उस समय मकर राशि में जाएंगे। तो 3 से 4 ग्रहों का जो ऐसा योग बनेगा जो कि तीसरे, छठे, 11वें और 10वें का बनेगा, बहुत दुर्लभ तो होगा। वो दुर्लभ योग होगा और ऐसी जब होता है तो भारत देश के लिए बहुत शुभ होगा और हमारी ये जमीन बढ़ेगी। ऐसा योग आया था 2015 में, और याद करना महेंद्र जी, आपको बहुत याद रहता है, शेख हसीना से प्रधानमंत्री जी ने हमारी कुछ जमीन ली थी बांग्लादेश से और कुछ जमीन उनको दी थी, 51 गांव और 115 गांव का, जो कि 1947 के बाद 1972 में जो बांग्लादेश अलग हुआ पाकिस्तान से, उसके बाद नहीं हो पाया था, वो मोदी जी नहीं किया। तो उस समय भी ऐसा योग बना तो भारत की जब इससे कुछ जमीन आई थी कुछ देना पड़ी थी, लेकिन इस समय देना नहीं पड़ेगी। इस समय हमको क्यों लेना रहेगी। और पीओके जो हम बोलते हैं पाक
ऑक्युपाइड कश्मीर, जी, जी। जो हमारा पूर्ण रूप से 26 जुलाई 2026 तक, मैं तो 31 जुलाई बोल रहा हूँ, लेकिन 26 जुलाई 2026 तक हमारे पास पूर्ण रूप से आ जाएगा, उसमें कोई असमंजसता नहीं है। ठीक, अपने भगवा रंग उड़ा हुआ है, तो ये अखंड हिंदू राष्ट्र के पहले ही आपने ओढ़ लिया, तो ऐसा तो नहीं कि अखंड हिंदू राष्ट्र की तरफ को देश को ले जाने की कोई प्लानिंग है? और आप कहीं बीजेपी से मिले हुए तो नहीं है कि आप कोई लाइन देते हैं और बीजेपी उस पर काम करना शुरू कर देती है? देखो, हमारा मानना होता है साधु संत सन्यासियों का, जी किस देश में हिंदू धर्म के लोग, जी जी, सनातन बोलना चाहिए, हिंदू धर्म बहुत छोटा शब्द हो जाएगा, सनातन धर्म के लोगों की आबादी 100 करोड़ है। और आप देखिए महेंद्र जी, पूरे विश्व में जो 1-1, 2-2 करोड़ के लोग हैं, उनका भी अलग देश है। इजराइल की मात्र 90 लाख जनसंख्या है और यहूदी देश घोषित है। बौद्धों के 22 देश है, मुस्लिमों के 26 देश है, ईसाइयों के 62 देश है। तो हिंदुओं का एक राष्ट्र होना ही चाहिए, और बिल्कुल होगा, निश्चित होगा। वैसा तो है ही हम हिंदू राष्ट्र, लेकिन कागजी तौर पर होना बाकी है। लेकिन वो मोदी जी रूपरेखा तैयार कर देंगे, वो योगी जी ही हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मैं आज उसकी भविष्यवाणी नहीं करूंगा। अच्छा। लेकिन हिंदू राष्ट्र भारत बनेगा। हाँ। हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, सनातन राष्ट्र बनेगा। हाँ। जिसमें हिंदू, हाँ। सिख, हाँ। जैन और बौद्ध, हाँ। ये सनातन के अभिन्न अंग है। और मुस्लिम और क्रिश्चियन, हाँ। ये विधर्मी है। मतलब ये सनातन धर्म के विपरीत धर्म को जो मानते हैं, जो मूर्ति विधर्मी करते, ऐसा नहीं होता कि वो कोई गलत है। जो मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करता वो विधर्मी होता है। तो जो क्रिश्चियन और जो मुस्लिम है वो भी भारत में रहेंगे, उनका भी अधिकार है, लेकिन उनको भी सम्मान मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। लेकिन भारत में जो फर्स्ट प्रायोरिटी जो होना चाहिए, तो बाबा साहब अम्बेडकर का भी सपना था कि पाकिस्तान को जब 30% हिस्सा दे दिया गया, तो देश में रहने वाले 28% मुसलमानों को जो हिस्सा 30% दिया गया, उसके बाद भी देश में हमारे मुस्लिम भाई रुके, जिनको भारत से प्रेम था, वो रुके। लेकिन उनको जब इस्लामिक राष्ट्र दिया गया, जो 2 बने इस्लामिक राष्ट्र, एक बांग्लादेश और एक, तो भारत को हिंदू राष्ट्र होना ही था। और हिंदू राष्ट्र नहीं, सनातन राष्ट्र घोषित होगा और निश्चित होगा। लेकिन उसकी भविष्यवाणी अभी नहीं करूंगा, वो बाबा करेंगे। वाह, क्या बात है। तो आप तो आगे की भविष्यवाणी यानी बहुत आगे का देख रहे हैं, मोदी जी के बाद क्या होगा, फिर कौन सा देश किस दिशा में जाएगा। लेकिन मैं थोड़ा मध्य प्रदेश में आपको लेकर आ रहा हूँ वापस। जिस प्रदेश के हम वासी हैं, मध्य प्रदेश की बात करें, हिंदुस्तान का दिल कहा जाता है। एमपी जो है भारत का दिल है। इस दिल में 29 लोकसभा सीटें आती हैं। क्या एमपी की 29 लोकसभा सीटों की भी गणना आपने की है? और ग्रहों की चाल के आधार पर यहाँ भी कोई आंकड़ा आप लेकर आए हैं? क्योंकि आपकी न्यूमरोलॉजी मुझे लगता है कि बीजेपी के साथ पूरी सुपर फिट और सुपर हिट होती है। हमने महेंद्र जी 540 सीटों का पूरा गणित किया है, और इसीलिए आपके पास बहुत समय बाद आया। जी जी बिल्कुल। तो मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश हमारे भारत की धड़कन है। बिल्कुल। और मध्य प्रदेश में कमल अच्छे से बहुत अच्छे खिलेगा। लेकिन मध्य प्रदेश में इस बार 27 सीटें मिलेगी बीजेपी। 2 का नुकसान होगा। ओके, ये बड़ी भविष्यवाणी है। दर्शकों कान खोलकर सुन लीजिए। स्वामी प्रवीणानंद जी कह रहे हैं कि 27 सीटों पर खिलेगा कमल, और 2 पर क्या कांग्रेस आएगी? 2 पर कांग्रेस आएगी। तो 2 पर कांग्रेस आएगी, ये यहाँ पर दावा है, ये भविष्यवाणी है। ग्रहों की चाल के आधार पर सांकेतिक तस्वीर चुनाव नतीजों की बना रहे हैं स्वामी प्रवीणानंद जी। कैसे ये हो रहा है और कहाँ की सीटों पर आपको नुकसान नजर आ रहा है? क्या राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं या ज्योतिषी आकलन कर रहे हैं? मैं ज्योतिषी आकलन कर रहा हूँ, और ज्योतिषी आकलन में मुझे ऐसा जो यूपी से जो लगा हुआ एक, और एक छिंदवाड़ा और एक उधर, 2 सीटें का नुकसान बीजेपी को होता दिख रहा है। कन्फर्म है 2 सीटें, 27 सीटें आएगी, लेकिन 2 सीटों का नुकसान यहाँ मुझे दिख रहा है। लेकिन इससे तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का रिपोर्ट कार्ड प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि उनकी भी अग्नि परीक्षा है, पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, और 29 के 29 कमल उनकी झोली में भेजना है मोदी जी की, ऐसा बार बार भाषणों में कह रहे हैं, तो फिर नुकसान तो नहीं होगा? देखो, लंबे समय तक जब शासन होता है, और जो ग्रह गोचर के हिसाब से भी जब परेशानी मतलब लोगों को भी आती है कुछ समय, तो कहीं हम उनको मोदी जी से और मोहन जी से नहीं जोड़ सकते। कहीं कहीं क्या होता है महेंद्र जी की, मैंने पहले भी कहा कि जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी है वो पार्टी प्रधान है, और कांग्रेस जो है वो लोक प्रधान है, व्यक्ति प्रधान है, और व्यक्ति संगठन, जो संगठन प्रधान बीजेपी है, और जो संगठन जिसे सही करते हैं उसे ही वो देंगे वोट। लेकिन कांग्रेस व्यक्ति प्रधान है, और कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो खड़े हुए हैं जिनको लोग
पार्टी से हटके भी वोट देते हैं। जैसे भारत बहुजन समाज पार्टी को अभी देखा हमने 2022 में चुनाव में उमा शंकर सिंह जी जीते अकेले पूरे 403 में से। क्यों जीते? क्योंकि उमा शंकर सिंह के खुद के ही वहां इतने वोट है, उनको चाहने वाले इतने लोग हैं। तो कहीं कहीं युक्ति प्रधान की वजह से ये होता है, लेकिन बीजेपी के लिए कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लेकिन युक्ति प्रधान होने से कई युक्तियों को लोग इतना चाहते हैं, उस कारण ये 2 सीटों का नुकसान। वाह, तो चलिए मोदी जी का जादू बरकरार है, लेकिन एमपी में 2 सीटों पर खाता खोलने में या कमल खिलने में कुछ अड़चन ज्योतिषीय नजर से दिखाई पड़ रही है स्वामी प्रवीणानंद जी को। उनकी दृष्टि में है दम, दूरदृष्टि और पक्के इरादे के साथ वो करते हैं भविष्यवाणियां और बता देते हैं कि किसकी बनने वाली है सरकार और किसका होने वाला है बेड़ा पार। आगे बढ़ते हैं। स्वामी प्रवीणानंद जी, आपने गुरु और शनि ग्रह की बहुत बात की, थोड़ा मुझे ज्योतिषीय आकलन से बताइए। और मुझे लगता है जो हमारे जिज्ञासु दर्शक हैं वो भी जानना चाहेंगे कि ये जो चुनाव नतीजे आप जिनकी गणना कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं, भविष्यवाणी प्रस्तुत कर रहे हैं, गुरु और शनि की क्या भूमिका है, जिसके बारे में आपने अपने साक्षात्कार में शुरुआती दौर में कहा है। थोड़ा इसको विस्तार से समझाएंगे तो मुझे लगता है युवाओं को भी कोई दिशा मार्गदर्शन मिलेगा। गुरु के बारे में जी, गुरु ग्रह के बारे में कहा जाता है जीवस्य रचना गुरुयेन भावो प्रजा सुखेन गुरुयत्र भावो। गुरु जब जनता का विचार होता है जी, और जनमत का विचार होता है, वहां पर गुरु से ही विचार होता है। और गुरु जो है बहुत बड़ा पद माना जाता है हिंदू धर्म में भी जी। तो गुरु जो ग्रह है वो देवताओं के गुरु है जी। और किसकी राशि में रहेंगे? शुक्र की, जो कि दैत्यों के गुरु है। और शुक्र जो है वो सभी शास्त्रों के ज्ञाता है। और कौटिल्यता और कुटिल, जो कि हम जो चाणक्य जैसे हैं, शुक्र मतलब देवगुरु शुक्र। तो शुक्र एक गुरु, कुटिल गुरु के घर में जो सौम्य गुरु का प्रवेश होना, तो कुटिलता, चतुराई, इनके कारक और जनता के कारक दूसरे गुरु के घर में जा रहे हैं। इसलिए जिसने कार्य किया है, जिसने शुक्र ऐश्वर्य के भी है, विकास के भी है, तो विकास जिसने किया है गुरु वहीं कहीं जनमत देगा। इसलिए और भारतीय जनता पार्टी ने एक बात को कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी मानते हैं कि बीजेपी आ रही है, मैं नहीं, उनको पता है कि मोदी जी आ रहे हैं। राहुल गांधी जी ने तो अभी उत्तर प्रदेश में बोल ही दिया कि चार्ज उनको मोदी जी आ रहे हैं, मैंने अभी बोल रहा हूँ। तो बहुत मतलब सबको लग रहा है, लेकिन गुरु जो है वो जनता के कारक होते हैं। और कुटिल ग्रह शुक्र की राशि में, स्थिर राशि में संचरण होने से, स्थिर का अर्थ होता है एक बात, मैंने पहले ही बोला मनस्य। तो जो एक बात मतलब गुरु वहां है तो गुरु जनता के भाव, और कोटिल गुरु के राशि में होने से जिसने कुटिलता, चतुराई और अच्छा कार्य किया है, विकास किया है, वहां पर गुरु समर्थन देगा। और राज शनि क्या है? शनि न्याय की भूमिका है। शनि किस राशि में उच्चक होते हैं? तुला में। क्यों? तुला होती तराजू, और तराजू ही हमारा न्याय केंद्र में लगा रहता है, आग पर पट्टी बंदी होती है, होता है ना। तो शनि महाराज जो होते हैं वो न्याय, जिसने अच्छे कर्म किए हैं, आप जो राम मंदिर को बना दियो, क्या खराब कर्म हुआ? तो जहां पर न्याय है, जहां पर धर्म है, वहां पर ही शनि अच्छी भूमिका देंगे। तो शनि और गुरु का ऐसा कॉम्बिनेशन कहा, और उनकी कुंडलियों से भी अच्छा योग बन रहा है। शनि कांग्रेस की कुंडली में 6, 8वें से अच्छा संबंध बनाता, लेकिन मारक चल रहा है। और इनकी कुंडली में त्रिएकादश का संबंध बन रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अच्छा भविष्य दिख रहा है। और मंगल खराब होने से मोदी जी का, और मंगल अभी राहु से पीड़ित होने से, मैंने कहा ना कि मंगल का क्षेत्र दक्षिण होता है। आप कोई भी सर्च कर सकते हैं कि मंगल कौन सी दिशा का प्रतिनिधित्व करता है, तो दक्षिण का करता है। और वो राहु से पीड़ित होने से और मोदी जी की राशि स्वामी होने से वहां दक्षिण में उनको नुकसान होगा ही होगा, वहां एनडीए गठबंधन को फायदा होगा। वाह, चलिए बहुत बड़ी बात है। ये बड़ा विस्तृत ज्योतिषी आकलन रख रहे हैं, चुनावी भविष्यवाणी का पूरा आधार हमारे साथ साझा कर रहे हैं स्वामी जी, और ये बता रहे हैं कि किस तरह से ग्रहों का एक पूरा प्रभाव है, और नक्षत्रों की चाल के साथ जब ग्रह सितारे आगे बढ़ते हैं तो किसका जो है यहाँ पर बेड़ा पार हो जाएगा वो तस्वीर खींच देते हैं। बहरहाल यहाँ पर हम ये भी जानना चाहेंगे महाराज जी कि आपने राम मंदिर का जिक्र किया, तो क्या देश में मोदी लहर के आधार पर भी जन्मत हुआ है, या राम मंदिर की भी कोई लहर आपको दिखाई देती है? क्योंकि ग्रहों के आधार पर आप ये भी गणना कर पा रहे होंगे कि व्यक्ति बड़ा है या उसका कृतित्व बड़ा है, तो व्यक्तित्व का जादू है या राम मंदिर जैसे कृतित्व का भी कोई
माया आज आपको दिखाई देती है? ये हिंदू धर्म है जी। और सनातन धर्म में कहता है चित्र की पूजा मत करो, चरित्र की पूजा करो। क्या बात है। हम चित्र की पूजा नहीं करते, हम चरित्र की पूजा करते हैं। और राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम, कृष्ण तो भगवत गीता, शिव तो सभी शास्त्रों के ज्ञाता, तो हम इसीलिए उनके चरित्र की पूजा करते हैं। अब राम भगवान के मंदिर का आपने कहा है, तो मैं तो ज्योतिष हूँ, ग्रहों पर मैंने भविष्यवाणी तैयार की है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं आध्यात्मिक क्योंकि राम और कृष्ण इस देश की आत्मा है। राम है, कृष्ण है, भगवान गौतम बुद्ध है, हमारे 10 सिखों के गुरु है जिन्होंने बलिदान दिया, हमारे 24 तीर्थंकर हुए, सभी मतलब इस देश के हैं। लेकिन राम और कृष्ण प्रत्येक मनुष्य के कण कण में बसे हैं, रग रग में बसे हैं। और राम जी का मंदिर बनने से कहीं न कहीं ऐसा कई लोग हैं जो ये 22 जनवरी को रोए होंगे, तो उनके हृदय में कहीं न कहीं वो भी एक कई कांग्रेसी वैसे हैं जिन्होंने राम मंदिर का कर्ज इस बार चुकाया है। तो वो एक भावनाओं का खेल है, तो भावना से। लेकिन ये चुनाव यदि 22 जनवरी से बाद 22 फरवरी को होता, तो जो इंदिरा गांधी के समय जो उनका ऐसा हुआ था, इंदिरा गांधी को जब मार दिया था, हत्या हुई थी, उस समय इन्होंने राजीव गांधी को जो सिंपैथी मिली थी और 400 से ऊपर सीटें मिली थी, जी जी जी, वैसी ही सिंपैथी से कई गुना ज्यादा सिंपैथी यदि फरवरी में चुनाव होता तो मिलती। लेकिन हिंदुओं को भूलने की और सोने की आदत है। तो इस कारण मतलब कुछ सीटें कम, लेकिन बहुत अच्छी सीटें मिलती फरवरी में चुनाव होता तो। मैं उसे राम मंदिर की लहर मानता, लेकिन ये ग्रहों की लहर है। वाह, तो ये ग्रहों की लहर है और उस पर होकर सवार भारतीय जनता पार्टी फिर सत्ता के रेड कारपेट पर आकर खड़ी हो गई है, ऐसा दावा है स्वामी प्रवीणानंद जी का। स्वामी जी बताइए कि जब आप ये ज्योतिषीय गणनाएं करते हैं, आकलन करते हैं, कांग्रेस की कुंडली, भारतीय जनता पार्टी की कुंडली, नरेंद्र मोदी की कुंडली, मल्लिकार्जुन खड़गे की कुंडली, जेपी नड्डा की कुंडली, अमित शाह की कुंडली, राहुल गांधी की कुंडली, प्रियंका गांधी की कुंडली, इतनी सारी कुंडलियां लेकर बैठते हैं, तो कितना समय लगता है, कितनी तपस्या लगती है, कितना समर्पण लगता है, उसके बाद कितने कागज काले करने पड़ते हैं, तब जाकर ये आंकड़ा आता है कि इतनी सीटें आ रही है? जी बिल्कुल, आपने सत्य कहा। और मैं जब मैं भविष्यवाणी तैयार करता हूँ तो मैं उतना ही सो पाता हूँ महेंद्र जी, जितना योगी जी और मोदी जी सोते हैं। तो मेरे को बहुत बहुत, और हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी सोते हैं, जी, जी। तो मैं बहुत कम सोता हूँ। और मेरे पास कम से कम 120 नेताओं की कुंडली मेरे उसमें रखी हुई है, लाइब्रेरी में रखी हुई, आप देख सकते हैं। और मैं सभी का अच्छा वो करके दिशा दशा और ग्रहों का वर्तमान, विश्वंतरी दशा, महादशा, अक्षांशा, रेखांशा, पलभा, विकला और षोडश पर कुंडली और वर्षेस कुंडली और वर्षेस से लग्नेस का सब मिश्रित करके फिर उसकी भविष्यवाणी करके आता हूँ। ऐसा नहीं आता मैं। तो कितने कागज काले हो जाते होंगे, नीले करने पड़ते? सैकड़ों 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 कागज। और कितना समय लगता होगा इसमें? महीनों का समय लगता है? 40 से 50 दिन पूरे देश की करने में, और राज्य की करने में कम से कम 7 से 8 दिन। तो राजनीतिक दल भी आपसे संपर्क साधते होंगे? बहुत आते हैं, बहुत आते हैं, बहुत आते हैं। अब मैं यहाँ किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत बड़े बड़े मंत्री आते हैं और बहुत फोन भी आते हैं और बहुत मिलते भी हैं। लेकिन बस जो होता है हम वही बताते हैं। कोई बोलता है कि ये हमारा ऐसा बताए, लेकिन आप ऐसा कर दीजिए, तो हम भगवान नहीं है। आप अच्छे कर्म करो, जनता आपको, जनता ही जनार्दन है। बड़ी बात। हम किसी का ऐसा नहीं काम करते कि आप ये दे दो वो दे दो, हम ऐसा कर देंगे। और हमको पैसे का मोह भी नहीं। शायद वही साधु, वही तपस्वी, वही कहलाता है समर्पित भाव से संत, वही बन पाता है। बहरहाल यहाँ पर स्वामी प्रवीणानंद जी बता रहे हैं कि कितनी जटिल मेहनत, कठिन राहों को पार करने के बाद ये जादुई आंकड़ा निकल कर आता है जो सटीक बैठता है और कैमरे की निगाह से जो रिकॉर्ड हो जाता है और आपकी दृष्टिकोण में आ जाता है। जब दृष्टिकोण में वो सही बैठता है तो बजती है तालियां और तय हो जाता है चुनाव परिणाम। एक वादा हम आपसे लेना चाहेंगे स्वामी प्रवीणानंद जी कि जब 4 जून की तारीख को चुनाव नतीजे आएंगे, घड़ी का कांटा रफ्तार पकड़ेगा, सीटें बाहर आने लगेंगी, पूरे देश में ईवीएम मशीनों में वोट टटोले जा रहे होंगे, उसके बाद जब चुनाव नतीजों का फाइनल फिगर आ जाएगा, उसके ठीक 24 घंटे बाद आप फिर एमपी न्यूज स्टूडियो में आएंगे और बताएंगे कि आपने जो भविष्यवाणी की थी वो कितनी सही, कितनी सटीक और कितनी परफेक्ट बैठी है। मैं आज ही आपको बता दूं, मैं 5 जून 2024 को यहाँ आऊंगा जी। और कितनी बैठी, क्या बैठी है, मैं आपको आज ही बता दूं। 100 एक भी बात उसमें गलत नहीं होगी। आपके पास तो रिकॉर्ड है, सब हमारी जनता जनार्दन देख रही है। जी। मैं उस दिन आऊंगा और बिल्कुल आऊंगा, आपको वचन देता हूँ। चलिए, तो देख सकते हैं आप स्वामी प्रवीणानंद जी का जो दावा है वो कितना मजबूत है और कितने आत्मविश्वास से वो लबरेज हैं। शब्दों में कम कहते हैं, संकेतों में ज्यादा बताते हैं और चुनाव नतीजों का
पूरा ब्यौरा आपके सामने रख देते हैं। जाते जाते महाराज जी दर्शकों को फिर बता दीजिए किसकी बन रही है सरकार, कितनी सीटें आ रही हैं, कहां पर केरल में खाता नहीं खोल पा रहा है, तमिल में क्या हो रहा है, कांग्रेस कहां मजबूत है, एमपी की सीटें क्या हैं, थोड़ा सा विस्तृत रूप से दर्शकों को जाते जाते बताते जाइए। भारतीय जनता पार्टी 309 सीट लेकर आ रही है और एनडीए 385 से ऊपर और 425 से नीचे। हो सकता है आपकी बार 400 पार हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन 385 से एक भी सीट कम नहीं आएगी और 425 से एक भी सीट ऊपर नहीं जाएगी। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि मोदी जी का सपना साकार हो, 401 सीटें मिले, लेकिन ये मेरा प्रार्थना है। लेकिन मेरी भविष्यवाणी है कि एनडीए को 385 से ऊपर और 425 से नीचे सीटें मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार बनाने में सक्षम होगी और केरला में बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा, हरियाणा में कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा और राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, यहां पर बीजेपी प्रचंड बहुमत से विजयी होगी। हिमाचल प्रदेश बहुत अच्छी सीटें मिलेगी, पूरी सीटें मिलेगी। दिल्ली 7 सीटों में से 5 सीटें मिलेगी, 2 वहां एक कांग्रेस और एक आपको जा सकती है। 5 सीटें वहां मिलेगी। रहा सवाल पश्चिम बंगाल में, इस बार बीजेपी 2 सीटें फिर ज्यादा लाएगी, पिछले साल जितनी मिली उससे 2 से 3 सीटें अधिक लाएगी। तमिलनाडु में बीजेपी की स्थिति अच्छी है, लेकिन वहां कांग्रेस एनडीए से कमजोर रहेगी। आंध्र प्रदेश में बीजेपी को 3 से 4 सीटें मिलेगी। केरला में खाता नहीं खुलेगा। मतलब दक्षिण के राज्यों में जहां बीजेपी को चारों राज्यों में मिलकर बड़ी मुश्किल से 10 से 12 सीटें ही मिलेगी, बाकी एनडीए को ज्यादा मिलेगी। चंद्रबाबू नायडू का भविष्य बहुत अच्छा होने से आंध्र प्रदेश में थोड़ा गठबंधन को वहां फायदा जरूर मिलेगा, लेकिन महाराष्ट्र में इस बार बीजेपी बहुत अच्छी सीटें लेकर आ रही है। वहां पर सीटें जितनी है वहां 80% सीटें लेकर आ रही है। तो महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश में 71 सीटों की मैं पहले ही बोल चुका हूं, तो 71 से 72 होगी, लेकिन 70 नहीं होगी। उत्तराखंड में बीजेपी अच्छी, आसाम में पूरी सीटें बीजेपी को मिलेगी। तो भारत के उत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत, मध्य भारत में कमल ऐसा खिलेगा, प्रफुल्लित हो जाएगा और बाकी दक्षिण के राज्यों में एनडीए को अच्छा मिलेगा। पंजाब में बीजेपी की स्थिति खराब रहेगी और जम्मू कश्मीर में 2 सीटें बीजेपी को मिलेगी। तो बहुत अच्छा, मतलब पूरे भारत में अच्छा है, लेकिन जहां पर कांग्रेस का पलड़ा भारी हमको बोलना ही पड़ेगा। हम क्या कांग्रेस के विरोधी थोड़ी है, हम तो जो ज्योतिष हैं, और जिस हमने तो अशोक गहलोत जी का बोला था कि ये इनकी सरकार नहीं गिरेगी। हम तो अरविंद केजरीवाल का भी बोल चुके हैं कि वो 3 बार मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ऐसा नहीं है। तो मेरे दृष्टिकोण से बंगाल में बीजेपी इस बार बहुत आगे बढ़ रही है। जहां पर बीजेपी को नुकसान हो रहा है, वो नुकसान की भरपाई वो दूसरे राज्यों से कर रही है और वहां पर बिल्कुल उनको बहुत अच्छा समर्थन मिलेगा और कांग्रेस और जो एनडी गठबंधन को पुनः एक बार, तीसरी बार हार का सामना करना पड़ेगा। इंडी गठबंधन को, क्यों कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस तो अभी सत्ता में, कांग्रेस तो उसमें रेस में नहीं है। मतलब गठबंधन है उनका, इंडी गठबंधन है। और जहां तक लग रहा है, जैसे मैंने बोला था मायावती जी का खाता नहीं खुलेगा, वैसे इस बार बहुत अच्छी कंडीशन अखिलेश यादव जी की भी नहीं रहेगी। परिवार के सदस्यों को निकालना भी बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगा। तेजस्वी यादव, और यहाँ क्या होगा बिहार में? बिहार में बोला ना, बिहार में इस बार बीजेपी को बहुत अच्छा वो मिलेगा, लेकिन तेजस्वी सीटें लाएंगे, लेकिन बहुत कम हो जाएगी। आंकड़ा कम रहेगा, आंकड़ा बहुत कम रहेगा। मतलब बड़ी मुश्किल से 10 सीटें वहां पर उनको इंडी गठबंधन को मिलेगी, बाकी बीजेपी को ही मिलेगी। चलिए, चुनावी भविष्यवाणियों का ये शो यहीं रोकते हैं। जाते जाते क्या संदेश, क्या पैगाम होगा स्वामी प्रवीणानंद जी आपका? क्योंकि जब आप चुनावी भविष्यवाणियां करते हैं, ऐसा कुछ कहते हैं कि जो लोगों के दिलों को छू जाता है और फिर बाद में तस्वीर बनकर अंकित हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है। क्या संदेश, क्या पैगाम? मेरा यही देश और जनता को कह देना चाहता हूं कि हमारा जो भारत है वह बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति बनने वाला है, हमारा क्षेत्र बढ़ने वाला है और मोदी जी के 15 वर्ष के कार्यकाल में देश सोने की चिड़िया की ओर जा रहा है। हम सोने की चिड़िया अभी नहीं बनेगा, टाइम है, लेकिन पुनः बनने की ओर रास्ते पर अगर सबका विकास होगा और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस पर पूर्ण रूप से देश काम कर रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में भारत बहुत 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 आगे आएगा। और मैं तो यही
कहूंगा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सबका कल्याण। चलिए, तो कहा जा सकता है कि भारत विश्व गुरु बनने वाला है। बस आप दिल थाम कर बैठ जाइए और ईवीएम मशीनों में जब वोटों की गिनती का क्रम होगा तो स्वामी प्रवीणानंद जी की भविष्यवाणियां भी सुनते जाइएगा और आकलन करते जाइएगा कि वो आंकड़ा और ये जादुई भविष्यवाणी का आंकड़ा किस तरह से जो है समानांतर चल रहा है। उम्मीद है कि आपको ये खास पेशकश पसंद आई होगी, क्योंकि एमपी न्यूज की एडिटोरियल टीम की कोशिश है कि वैज्ञानिक पहलुओं के साथ साथ अध्यात्म की दृष्टि से, ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से भी सितारों की चाल और नक्षत्रों के हाल के आधार पर आपको बताएं कि क्या होने वाला है देश में आने वाले कल में, और देश की दशा और दिशा भी कैसे ज्योतिष विज्ञान तय करता चला जाता है। ये खास पेशकश आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, और ताजा तरीन खबरों के लिए कहीं मत जाइएगा, लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज चैनल एमपी न्यूज के साथ। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।